हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतीक्षा त्रिपाठी। वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथिक बुक ऐप। आज हम लोग देखेंगे एफोरिज्म सेकंड। फर्स्ट में हमने देखा मिशन ऑफ द फिजिशियन कि फिजिशियन का उद्देश्य क्या होता है। सेकंड एफोरिज्म में देखेंगे हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर कि जो क्योर है वो किस तरह की होनी चाहिए, क्या मोड ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, हमारा कैसा होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज rapid, gentle, permanent restoration of the health or removal and annihilation of the disease in its whole extent, in the shortest, most reliable, most harmless way, on easily compressible principles। कि जो हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए। रैपिड मतलब बहुत तेज होना चाहिए। जेंटल कि जिससे पेशेंट को कोई परेशानी ना हो। परमानेंट कि हमेशा के लिए उसकी बीमारी चली जाए। रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और फिर से वह अपनी हेल्दी कंडीशन में आ जाए। और रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिसीज इन इट्स होल एक्सटेंट कि जो बीमारी है वो हमेशा के लिए हटा दी जाए बॉडी से। इन द शॉर्टेस्ट मतलब एंड मोस्ट रिलायबल कि बहुत जल्दी से आसानी से उसका ट्रीटमेंट होना जाना चाहिए। मोस्ट हार्मलेस वे कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए जो हम मोड ऑफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ऑन इजीली कंप्रेसिबल प्रिंसिपल और जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कुछ फिक्स नियमों पर आधारित हो। कंप्रेसिबल मतलब फिक्स जो नियम है, नेचर्स लॉ। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर किस एफोरिज्म में दिया गया है। तो किसमें है? सेकेंड एफोरिज्म में। The criteria for an ideal cure were first advocated by Greek physician named Asclepiades, who said, "Cito tuto et jucundo," which means disease should be treated speedily, safely, and agreeably. 2000 year back. ये क्योर वर्ड का यूज 2000 साल पहले एस्क्लेपिडियस जो ग्रीक फिजिशियन थे, इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था क्योर को। और क्या कहा था इसके बारे में? सीटो ट्यूटो एट जुकुंडो। ये अक्सर एग्जाम में ये सेंटेंस रख दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस वर्ड का यूज किसने किया और किससे रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है कि क्योर से है। क्योर कैसी होनी चाहिए? शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलेबल होनी चाहिए, रैपिड जेंटल परमानेंट होनी चाहिए। और किसने यूज किया था? ग्रीक फिजिशियन नेम्ड एस्क्लेपिडियस। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर को तो डॉक्टर हेनीमैन जी ने बताया था तो इन्हीं ने कहा होगा। नहीं, इसको 2000 साल पहले एस्क्लेपिडियस ने बताया था। लेकिन ये इसको प्रूव नहीं कर पाए कि कैसा होना चाहिए, ये भी जबकि सेटिस्फाई नहीं थे जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट था, लेकिन वो उसको प्रूव नहीं कर पाए थे। विच मीन्स डिसीज शुड बी ट्रीटेड स्पीडली, सेफली एंड एग्रीवली। ये जो सीटो टूटो एट जकुंडो है, इसका मतलब होता है ट्रीटेड। जो बीमारी का इलाज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्पीडली, सेफली एंड एग्रीवली, कि ये इस तरह से होना चाहिए। अब आइए समझते हैं इसके एक एक वर्ड की क्या मीनिंग होती है। तो सबसे पहले वर्ड क्या है? रैपिड। तो द क्योर ऑफ डिसीज शुड बी क्विकली और स्पीडी बिकॉज जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, जिस तरह से हमें इलाज करना है वो कैसा होना चाहिए? क्विक होना चाहिए एंड स्पीडी, बहुत जल्दी और तेजी से काम करने वाला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? Longer the suffering, more chances of tissue damage, and more the tissue change, the more incurable the disease becomes। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जितनी ज़्यादा देर तक वो बीमारी रहेगी, तकलीफ रहेगी, उतना ही ज़्यादा हमारे टिश्यू डैमेज रहेंगे और उसकी वजह से उतना ही ज़्यादा टिश्यू में चेंज आ जाएगा। जितने दिनों तक, जितने महीनों तक वो बीमारी बनी रही, उसकी वजह से उतना ज़्यादा एक तो टिश्यू डैमेज हो गया और उनमें उतना ज़्यादा चेंज आ गया। द मोर इनक्यूरेबल द डिसीज बिकम्स। तो इसलिए वो बीमारी ठीक करने में उतना ज़्यादा ही टाइम लगता है और उतनी ही कॉम्प्लेक्स डिसीज वो बन जाती है जितना ज़्यादा वो डिसीज रहती है। तो इसलिए हमें उसको जो ट्रीटमेंट है जल्दी से ही कर देना चाहिए। डिसीज इज सफरिंग, जो बीमारी है वो हमारी बॉडी को तकलीफ देती है। द सूनर ए पर्सन रिलीव्ड ऑफ हिज सफरिंग बेटर फॉर हिम, कि जितना जल्दी से जल्दी उस पेशेंट की इन तकलीफों को हटा दिया जाए उसके लिए उतना ही ज्यादा आराम रहेगा। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जेंटल। जेंटल का मतलब क्या है? दिस मीन्स द ट्रीटमेंट शुड नॉट गिव मच सफरिंग टू द पेशेंट बिकॉज द डिसीज मैनेज ऑलरेडी सफरिंग। डॉक्टर हैनीमैन जी उस टाइम के जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट
था उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उस टाइम पे मॉडर्न साइंस इतना ज़्यादा डेवलप तो थी नहीं, ना ही तो कोई एनेस्थीसिया वगैरह था, कोई भी उतना नहीं था। तो इसलिए जो ऑपरेशन वगैरह होते थे या किसी बीमारी की ट्रीटमेंट होता था, तो जैसे कोई भी उसके पेशेंट के लिवर में खराबी आ गई या कुछ भी आ गया, तो उसको बिना एनेस्थीसिया दिए ही ऑपरेशन कर दिया। या किसी बॉडी पार्ट को निकालना है तो बिना एनेस्थीसिया दिए। अब आप सोचिए कि कितना ज्यादा सफरिंग रहा होगा, कि वो पेशेंट तो पहले से ही बीमारी से ग्रसित है, परेशान है, और उसको इस तरह का मोड ऑफ ट्रीटमेंट लिया जा रहा है। तो कुछ पेशेंट तो मर जाते थे। तो अब हम यही नहीं पता लगा पाते थे कि वो बीमारी से मरा है, कि इस कष्ट से जो हमने मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो हमने ट्रीटमेंट दिया उसकी वजह से मरा है। तो डॉक्टर हैनीमैन जी कहते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल जेंटल होना चाहिए, कि उस पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो हमारे ट्रीटमेंट देने से। और कैसा होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए, कि द क्योर शुड बी परमानेंट, पैलिएशन और सप्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सफरिंग शुड नॉट बी अवर आइडियल। कि हमने कुछ लक्षणों का इलाज कर दिया, उसकी तकलीफ कुछ समय के लिए खत्म हो गई, तो बस हमने मान लिया कि बस उसका इलाज हो गया। नहीं, जो हमारा ट्रीटमेंट है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो बीमारी उसमें फिर भविष्य में कभी हो ही ना। इस तरह से हमें परमानेंट उसका इलाज करना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। If the removal of symptom is not followed by restoration to health, it cannot be called cure. It should follow Hering's law of cure. कि जैसे रिमूवल ऑफ द सिम्टम, कि हमने कुछ सिम्टम को हटा दिया, सिम्टम का ट्रीटमेंट कर दिया, तो और वो फिर से पुनः अपनी हेल्दी कंडीशन में नहीं गया, तो इसको हम क्योर नहीं कहेंगे। कि जैसे किसी पेशेंट को फीवर आ रहा था या लूज मोशन हो रहे थे, हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, उसका लूज मोशन खत्म हो गया, उसका फीवर खत्म हो गया, बस इतने तक हम ट्रीटमेंट रोक दें, तो ये हमारा ट्रीटमेंट नहीं माना जाएगा, ये क्योर नहीं होगी। क्योर कब होगी? कि जो फीवर के बाद उसको वीकनेस आई है या लूज मोशन के बाद उसको वीकनेस आई है, तो हम उस वीकनेस का भी इलाज करें, और जब वो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में पहुंच जाए तो वो क्योर होगी। तो इस चीज को आप समझिए कि क्योर क्या होती है। इट शुड फॉलो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। कि इस जो हेरिंग्स ने, डॉक्टर हेरिंग्स ने जो लॉ ऑफ क्योर दिया था, वो क्या था? अभी मैंने आपको पिछले एफोरिज्म में बताया था कि क्या होता है, अबव टू डाउनवर्ड होता है, इनवर्ड टू आउटवर्ड होता है, और जिस वे में जो सिम्टम डिसीज के आए हैं उसी के रिवर्स ऑर्डर में वो डिसअपियर भी हो जाने चाहिए। तो जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो हेरिंग्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। अब क्या है शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट वर्ड का क्या यूज है? स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट इज टाइम सेविंग हैंस प्रेफरेबल। कि हमें घुमा फिरा के इलाज नहीं करना चाहिए, कि कोई भी पेशेंट हमारी क्लिनिक में आया है तो हम उसको बस अंदाज करके कि हाँ ये हो सकता है, और हमने ट्रीटमेंट दे दिया, और देखते हैं एक हफ्ते बाद क्या होता है। फिर वो पेशेंट आया, फिर आया, उसको बार बार परेशानी हो रही है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह का हमें ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। हमें उस की बीमारी की अच्छी से डायग्नोसिस बनानी है पहली बार में, और ये कोशिश करना है कि जो हम ड्रग ऑफ चॉइस ले रहे हैं वो सिमिलम वन एट ए टाइम, कि बिल्कुल उसकी सिमिलम पे बेसिस हो, कि हाँ ये मेडिसिन उसकी सिम्टम से मैच कर रही है और इससे उसका इलाज हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? शॉर्टेस्ट होना चाहिए, कम समय के लिए होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि सीधे डायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए कि हाँ, ये डिसीज है और उसका ये इलाज है। आइए अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिलीएबल। रिलीएबल क्या होता है? द प्रैक्टिस मस्ट बी बेस्ड ऑन सम फिक्स्ड प्रिंसिपल्स, द एवर चेंजिंग थ्योरीज शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ अवर ट्रीटमेंट। कि जो हमारा प्रैक्टिस वे है वो कुछ फिक्स नियमों पर आधारित होना चाहिए, जैसा कि हमारा होम्योपैथी में होता है कि नेचर्स लॉ पर डिपेंड करता है, तो हमें उसी फिक्स रूल को फॉलो करना चाहिए। द एवर चेंजिंग थ्योरीज, कि ये नहीं होना चाहिए कि आज किसी कोई और मोड ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ दिन बाद हमारी नई थ्योरी आ गई, नहीं वो पिछला वाला तो गलत था, हमें उस तरह से इलाज नहीं करना चाहिए, हमें इस तरह से इलाज करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा फिक्स प्रिंसिपल्स पे बेसिस होना चाहिए, मतलब नेचर्स लॉ को। ओनली द नेचर्स लॉ, नेचुरल लॉ आर फिक्स्ड, हार्मलेस,
टू द ट्रीटमेंट शुड नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट, कि जो भी हम मोड ऑफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, हार्मलेस होना चाहिए, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि हमने मेडिसिन दी तो हमने एक बीमारी तो ठीक कर दी और पता चले कि कुछ दिन बाद उसका लिवर खराब हो गया है, उसको एसिडिटी हो गई है, तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। जैसा कि मॉडर्न साइंसेस में देखा जा रहा है एलोपैथ में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो ट्रीटमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट की बीमारी ठीक हो जाए, वो हेल्दी कंडीशन में आ जाए और उसको कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। लास्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इजिली कंप्रेसिबल प्रिंसिपल, कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं, जो हमारे नियम है, तो वो कैसा होना चाहिए, ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन शुड बी बेस्ड ऑन नेचर्स लॉ, टू बी ट्रू, टू बी सिंपल, टू बी इजीली अंडरस्टूड, कि जो हम नेचर्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जो नेचर लॉ को हम यूज कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, टू बी ट्रू, सत्य होना चाहिए, ये फिक्स है हमारा प्रिंसिपल कि नहीं इसी ला पर हमारी मेडिसिन काम करती है। टू बी सिंपल, सरल होना चाहिए। टू बी इजिली अंडरस्टूड, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए सबकी। तो ये हमारा फिक्स रूल होना चाहिए नेचर्स लॉ का। द आइडियल क्योर शुड बी बेस्ड ऑन हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, कि वो हेरिंग्स लॉ, डॉक्टर हेरिंग्स ने जो लॉ ऑफ क्योर, क्योर के जो नियम दिए थे उसको भी फॉलो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक एक वर्ड्स उसके डिस्क्राइब कर दिए हैं। आई होप ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। जो भी आपको इसको समझने में परेशानी हो रही हो, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए। अब नेक्स्ट एडिशन में हम देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ एफोरिज्म।